विद्यार्थियों नमस्कार। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विद्रोही और राज्य। इसका 2.2 देह से जान जा चुकी थी। हमने इससे पहले अध्ययन किया था कि सन 1856 में अंग्रेजों के द्वारा अवध का अधिग्रहण इस आशय से किया था कि अवध की भूमि उपजाऊ है, यहाँ पर नील और कपास की खेती अच्छे से हो जाती, इसलिए लॉर्ड डलहौजी की नीयत अवध पर पहले से ही खराब थी। तो अवध का अधिग्रहण किए जाने के बाद की प्रक्रिया क्या थी, इसके बारे में किसी प्रेक्षक ने लिखा था, देह से जान जा चुकी थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, 1856 में अवध का अधिग्रहण कर लिया था और इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष हो गया था। चूंकि अवध रियासत में बहुत सारे तालुकेदार थे। तालुकेदार एक प्रकार से जमींदार से बड़ा पद होता है, जो अपने पास कुछ सेना रखता था और नवाब के प्रति उसका स्वामी भक्ति हुआ करती थी तालुकेदारों की। तो अवध प्रांत में कई प्रकार के तालुकेदार थे जिनके पास सेना हुआ करती थी। कई तालुकेदार तो 12,000 सैनिक तक रख लेते थे अपने पास। किसी के पास 200 सैनिक होते थे, तो 200 से लेकर 12,000 सैनिक तक ये अपने पास रख लेते थे। तो ऐसे तालुकेदार जो थे, उन तालुकेदारों में बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया था, क्योंकि उनकी जो भक्ति थी वो अवध के नवाब के साथ थी। वाजिद अली शाह के साथ उनकी भक्ति पूरी तरह से थी। लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। मतलब जब अवध का अधिग्रहण हो गया तो देसी रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जितना उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि वह अच्छी तरह से शासन नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात उन पर कुशासन का आरोप लगा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया था कि, यानी ब्रिटिश सरकार ने जो निष्कर्ष निकाला था कि वो अच्छी तरह से शासन नहीं कर पा रहे हैं, इसका निष्कर्ष निकाला था कि अली शाह लोकप्रिय नहीं थे। ये भी उन्होंने अपने मनगढ़ंत करके एक मनगढ़ंत कहानी बना करके निष्कर्ष निकाला था कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं है, जनता में प्रिय नहीं है। मगर सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। वास्तविकता यह है कि नवाब वाजिद अली शाह को अवध प्रांत के लोग दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे, यानी अवध के नवाब वाजिद अली शाह का सबसे प्रिय जगह थी लखनऊ, और लखनऊ से जब वो विदा ले रहे थे, चूंकि अंग्रेजों ने उन्हें निष्कासित कर दिया था, अवध प्रांत से हटा दिया था और उनको कलकत्ता भेज दिया था यहाँ से कि आप लोकप्रिय नहीं हो, एक बात, और दूसरी आप कुशासन, आप शासन सही से नहीं कर पा रहे। तो जब वो अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे, तब क्या होता है, लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए थे। जब वो लखनऊ से जा रहे थे, लखनऊ के पास में कानपुर पड़ता है, तो वो उनके जो से प्रेम करने वाले जो लोग थे, उनकी जो प्रजा थी, वो सब उनके साथ कानपुर तक आई थी उनको विदा करने के लिए। और देखिए विदा का एक क्या माहौल था। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया है। इन्हीं में से एक प्रेक्षक ने लिखा है, एक ने लिखा था, देह से जान जा चुकी थी। जब नवाब लखनऊ से निष्कासित किए जा रहे थे तो उस प्रेक्षक ने लिखा है, देह से जान जा चुकी थी। शहर की काया बेजान थी, और शहर की काया कैसी हो चुकी थी, बेजान थी। कोई सड़क, कोई बाजार, कोई घर ऐसा ना था जहां से जान ए आलम से बिछड़ने पर बिलाप का शोर ना गूंज रहा हो। जान ए आलम कहा जाता है जिसके प्रति हमारी जान न्यौछावर हो जाए, जिससे हम बेहद प्रेम करते हैं, वो जान ए आलम होता है। तो यहाँ एक प्रेक्षक ने इस शब्द का भी प्रयोग किया है कि वो वहाँ की जनता के लिए जान ए आलम थे। जान ए आलम से बिछड़ने पर बिलाप कर शोर ना गूंज रहा हो। हर सड़क पर, हर गली में, हर चौराहे पर एक शोर गूंज रहा था, और वो शोर था रोने का, उनके जाने का। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया कि अंग्रेज बहादुर आइन और मुल्क लाई लीन हो। यानी अवधी भाषा में एक लोकगीत गाया गया था, अंग्रेज बहादुर आए और मुल्क लाई लीन हो। इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और बल मिला। यहाँ अब भौतिक क्षति भी होने लगी थी। भौतिक क्षति का मतलब था यहाँ के ताल्लुकेदारों को, यहाँ के जमींदारों को, किसानों को बहुत ज़्यादा क्षति होने वाली थी।
नवाब के हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई थी। पहले जो नवाब थे वाजिद अली साहब अवध के नवाब थे, और उनके होने से वहाँ की दरबार की एक अलग संस्कृति हुआ करती थी। लेकिन होता क्या है, नवाब के हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति खत्म हो गई थी। संगीतकारों, नर्तकों, उनके दरबार में संगीतकार हुआ करते थे, नर्तक यानी नाचने वाले होते थे या नाचने वालियाँ होती थी, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, बावर्ची होते हैं जो खाना बनाते, भोजन बनाते, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही थी। चूँकि जो दरबार में काम करते थे अब उनकी वहाँ से रोजी रोटी जाती रही थी। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा, 2.3 आएगा। फिरंगी राज का आना, फिरंगी राज आ चुका था। हमने बताया था फिरंगी एक मजाक उड़ाने के लिए फ्रांसीसी शब्द था, फ्रांसीसियों के लिए या अंग्रेजों के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा, एक दुनिया का खात्मा। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, जो राजकुमार थे, ताल्लुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। जैसे ही नवाब वाजिद साहब को वहां से निष्कासित किया तो उस निष्कासन की विदाई का जो समय था, जब उनको कानपुर तक लोग छोड़ने आए, उस पीड़ा से पीड़ित होकर के वहां के राजकुमार, वहां के ताल्लुकेदार, वहां के किसान और सिपाही एक दूसरे से जुड़ गए थे। यानी सब में एकता की भावना आ गई थी। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे। जैसे ही फिरंगी राज वहां आया अवध में, तो वो समझने लगे थे कि यहां एक दुनिया समाप्त हो चुकी है और ये दूसरी दुनिया आ चुकी है। वे चीजें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी। वहां के लोगों के लिए जो भावनाओं से जुड़ी हुई चीजें थी, अब वो बिखरने लगी थी। जिनको वे प्यार करते थे वो भी चीजें बिखर रही थी। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। 1857 का जब विद्रोह प्रारंभ हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस विद्रोह में बहुत सारी परंपराएं, निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी, सामने आ रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। मतलब विद्रोह तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैल रहा था। 1857 का जो विद्रोह था उत्तर प्रदेश में भी था, दिल्ली में भी था और पंजाब में भी था, हर जगह ये विद्रोह था। लेकिन इस विद्रोह का जो मजा था, इस विद्रोह की जो संगठन देखने को मिला, अंग्रेजों के खिलाफ जो प्रतिरोध था, वो सबसे ज्यादा हमें अवध प्रांत में दिखाई दिया। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छिनी थी। जैसे ही अवध का अधिग्रहण किया था अंग्रेजों ने 1856 में, तो केवल नवाब वाजिद अली साहब की ही गद्दी नहीं छिनी थी, इसके अलावा ताल्लुकेदारों को भी लाचार कर दिया था। वहां के जो ताल्लुकेदार थे उनको भी अंग्रेजों ने लाचार कर दिया था। अवध के समूचे देहात में ताल्लुकेदारों की जागीर और किले बिखरे हुए थे। अवध की रियासत जहां जहां तक थी, वहां तक विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में ताल्लुकेदारों की जागीरें बिखरी पड़ी थीं। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते थे। कई पीढ़ियों से यहाँ की जमीन पर और सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले जो ताल्लुकेदार थे। अंग्रेजों के आने से पहले ताल्लुकेदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, उनके अपने किले थे। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लें और अपने ताल्लुकेदार का राजस्व चुकाते रहें, तो उनके पास काफ़ी स्वायत्तता भी थी। मतलब ऐसे ताल्लुकेदार भी थे कि यदि वो नवाब यानी अवध के नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लें, नवाब को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार कर लें, तो उनको बहुत सारी सुविधाएं दे दी जाती थी। कुछ बड़े ताल्लुकेदारों के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। छोटे मोटे ताल्लुकेदारों के पास भी 200 सिपाहियों की टुकड़ी तो होती ही थी। अंग्रेज इन ताल्लुकेदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। जो वहाँ के ताल्लुकेदार थे, जिनके पास 12-12 हज़ार सैनिक थे हथियारबंद, कुछ के पास 200 सैनिक हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों को ये स्वीकार नहीं था कि ताल्लुकेदारों के पास सैनिक हों। ये बात से अंग्रेज बिल्कुल मुकर गए। अंग्रेजों ने इन ताल्लुकेदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद
तालुकेदारों की सेनाएं भंग कर दी गई, उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। ब्रिटिश भूराजस्व की नीति में ने तालुकेदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। अब क्या होता है, तालुकेदारों के सेनाएं भंग कर दी गई, उनके किले को भंग कर दिया गया, उनकी सत्ता भंग कर दी गई। अब यहाँ पर ब्रिटिश एक नई भूराजस्व नीति लेके आती है 1856 में। 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अवध प्रांत में भू राजस्व की एक नई नीति लागू की गई। इसको कहते हैं एक मुश्त यानी एक मुश्त बंदोबस्त। एक मुश्त बंदोबस्त, एक मुश्त बंदोबस्त, या फिर इसको कहेंगे हम क्या, महालवारी बंदोबस्त। इसको इस नाम से भी जान सकते हैं हम। 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि ताल्लुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना हक भी था, लेकिन इस बंदोबस्त में उनका मालिकाना हक छीन लिया गया था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। अंग्रेजों ने ऐसा कहा था कि ताल्लुकेदार और जमींदारों ने अपनी ताकत से, अपने प्रभुत्व से और धोखाधड़ी से इस जमीन पर अधिकार कर लिया था। एक मुश्त बंदोबस्त में ताल्लुकेदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेजों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास अवध में 67% गांव थे। जब अंग्रेज नहीं आए थे तो अवध प्रांत के जो ताल्लुकेदार थे, इनके पास कितने 67% गांव थे। 67% गांव थे ताल्लुकेदारों के पास और जमींदारों के पास अंग्रेजों के आने से पहले। एक मुश्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई। जैसे ही एक मुश्त बंदोबस्त लागू किया गया, जमींदारों को और ताल्लुकेदारों को भूमि से बेदखल कर दिया गया, तो अब यह संख्या घट करके 67% से घटकर 38% रह गई। दक्षिण अवध के ताल्लुकेदारों को सबसे बुरी मार पड़ी। कुछ के तो आधे से ज्यादा गांव हाथ से जाते रहे। कुछ ऐसे भी जमींदार थे जिनके आधे से ज्यादा गांव उनके हाथ से जाते रहे। ब्रिटिश भूराजस्व अधिकारियों का मानना था कि ताल्लुकदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे। यानी ब्रिटिश भूराजस्व अधिकारियों को ऐसा लगता था, उनका मानना था कि अंग्रेज शासन ताल्लुकेदारों से जमीन लेकर के उसके असली मालिक यानी किसानों को वो जमीन दे देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में इजाफा होगा। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने जमीन तो छीनी ताल्लुकेदारों से, लेकिन उनके असली मालिक यानी किसानों को नहीं दी। भूराजस्व वसूली में तो इजाफा हुआ, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। भूराजस्व में तो ज़्यादा हो गया, उनका बढ़ गया था अंग्रेजों का, लेकिन किसानों का बोझ कम नहीं हुआ। अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा कि अवध के बहुत सारे इलाकों के का मूल्य निर्धारण बहुत बड़ा चढ़ाकर किया गया है। अवध के जो बहुत सारे इलाके थे उनको एक मुश्त बंदोबस्त के तहत वहाँ लगान का जो मूल्य था वो बड़ा चढ़ा करके निर्धारित किया गया था। कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग में 30 से 70% तक इजाफा कर दिया। यानी भूमि का सर्वेक्षण कराने के बाद उन्होंने देखा जो मालदार भूमि है, उपजाऊ भूमि है, उस पर 30 से लेकर 70% तक लगान बढ़ा दिया गया। यानी ना तो ताल्लुकेदारों के पास और ना ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण की खुशी जताने का कोई कारण था। यानी जैसे ही अवध का अधिग्रहण होता है 1856 में, तो इस अधिग्रहण का ना तो ताल्लुकेदारों के पास खुशी जताने का कोई अवसर था, कोई कारण था, और ना ही काश्तकार यानी कि किसानों को खुशी जताने का कोई अवसर या
कोई कारण था। दोनों लोग दुखी थे, काश्तकार भी और किसान भी। तालुकेदारों की सत्ता छिनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। सामाजिक जो व्यवस्था थी वो पूरी की पूरी भंग हो गई। हम पहले भी कह चुके हैं, जैसे ही अवध के नवाब वाजिद शाह को अवध से निष्कासित किया गया था तो दरबार के की संस्कृति ही बदल गई थी। वहाँ के गायक, वहाँ के नर्तक, वहाँ के संगीतकार, दरबार से जुड़े हुए जितने भी रसोइये, बावर्ची, सबको वहाँ से हटा दिया गया था, उनके रोजगार चले गए थे। इसी प्रकार तालुकेदारों की सत्ता छिन जाने का यह नतीजा हुआ कि पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान तालुकेदारों के साथ बंधे हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेजों से पहले तालुकेदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे तालुकेदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। मतलब अंग्रेजों के आने से पहले तालुकेदार जनता का शोषण करते थे, प्रताड़ित भी करते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे तालुकेदार भी थे जो जनता के प्रति अभिभावक की छवि रखते थे, एक माता पिता की छवि रखते थे। अगर कोई काश्तकार, कोई जनता दुखी होती थी तो तालुकेदार उसकी मदद करते थे। वे किसानों से तरह तरह के मद में पैसा तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। अब अंग्रेजों के आने से अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह पिसने लगे थे। जैसे ही अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, मनमाने राजस्व का आकलन कर लिया। उन्होंने जो एकमुश्त व्यवस्था लागू की थी राजस्व की, इस एकमुश्त व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने लगान मनमाने तरीके से लगाना प्रारंभ कर दिया। और गैर लचीला लगान था। गैर लचीले का मतलब है किसी भी किसान के पास यदि फसल कम होती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो लगान में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। तो गैर लचीले राजस्व की व्यवस्था के तहत बुरी तरह पिसने लगे थे वहाँ के किसान। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। ना ही किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्योहारों पर कोई कर्जा और मदद मिल पाएगी। अब तो किसानों को इस बात की उम्मीद नहीं थी फसल के बर्बाद होने पर लगान को रोक दिया जाएगा या टाल दिया जाएगा, या किसी तीज त्योहार पर हमको किसी प्रकार का उपहार या कर्ज मिल जाएगा, जो पहले तालुकेदारों से उनको मिल जाया करती थी। अवध जैसे जिन इलाकों में, जैसे अवध जैसे इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला, वहां लड़ाई की बागडोर असल में तालुकेदारों और उनके किसानों के हाथों में ही थी। अब हम आ जाते हैं वहां पर अवध में 1857 में जो विद्रोह चल रहा था, यहाँ के विद्रोह की अगर बात करते तो विद्रोह का प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला। यानी यहाँ विद्रोह का जो प्रतिरोध चल रहा था, विद्रोह का विरोध किया जा रहा था, विद्रोह किया जा रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, वो लंबा चला और सघन चला। सघन का मतलब हर व्यक्ति उस विद्रोह में शामिल था। साथ ही साथ इस विद्रोह की बागडोर किसके हाथ में थी? तालुकेदारों के हाथ में। चूंकि हम पहले बता चुके हैं आपको इससे पूर्व वीडियो में कि जितने भी सैनिक विद्रोह हुए थे उनको किसी न किसी नेतृत्व की आवश्यकता थी, तो वो किसी न किसी तालुकेदार को अपना नेता बना लेते थे और विद्रोह प्रारंभ कर देते थे। तो तालुकेदारों के हाथ में इस विद्रोह की बागडोर थी, उनके किसानों के ही हाथों में थी, यानी तालुकेदारों और उनके किसानों के हाथों में थी। बहुत सारे तालुकेदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल, यानी जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, उनके खेमे में शामिल हो गए थे। बहुत सारे किसान, बहुत सारे तालुकेदार, बहुत सारे जमींदार लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में जहां अवध के नवाब की बेगम रहती थी, जिनका नाम था हजरत महल, बेगम हजरत महल, उनके खेमे में जाकर शामिल हो गए, क्योंकि वो नवाब के प्रति अपनी आस्था रखते थे। किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था। अब किसान कहां पहुंच गए? उनको जो किसानों को जो असंतोष हो रहा था, भारी भरकम लगान या भारी भरकम राजस्व से किसानों में जो असंतोष हो रहा था, उस असंतोष को कहां? अब सैनिकों की बैरकों में भी देखा जाने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांवों से ही
बहुत सारे किसान अवध के गांव से ही भर्ती किए गए थे। यानी जो सैनिक होते थे, सैनिकों में बहुत सारे किसान थे जो फौज में भर्ती हो गए थे अवध क्षेत्र से। अवध क्षेत्र के बहुत सारे किसानों को फौजों में भर्ती कर लिया गया था। दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी ना मिलने के कारण असंतुष्ट थे। यानी बहुत कई दशक ऐसे हो गए थे कि उनको कम वेतन मिल रहा था। से अवध के जो किसान थे, जो सिपाही बन गए थे, सेना में जो भर्ती हो गए थे, उन सैनिकों को बहुत कम वेतन मिल रहा था और छुट्टी भी नहीं मिल पाती थी, जिससे वो अपने परिवार के लोगों के से मिलजुल नहीं पाते थे। इस कारण उनमें असंतोष बना हुआ था। 1850 के दशक तक आते आते उनके असंतोष के कई नए कारण पैदा हो चुके थे। अभी तक तो केवल 2 कारण थे उनके सैनिकों के अंदर कि उनको छुट्टी नहीं मिलती थी और कम वेतन दिया जाता था, लेकिन 1850 के दशक तक आते आते उनके सामने कई कारण थे और जिनमें प्रमुख कारण था चर्बी वाले कारतूस। 1857 के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफ़ी बदल चुके थे। यानी 1850 के दशक तक आते आते सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ जो रिश्ते थे वो काफ़ी बदल चुके थे। इसका मतलब है 1850 से पहले भारतीय सिपाहियों के और अंग्रेज अफसरों के, गोरे अफसरों के रिश्ते अच्छे रहे होंगे। इसके बारे में भी हम एक झलक देखेंगे। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर खास जोर देते थे। यानी अंग्रेज जो अफसर यहाँ आया करते थे वो भारतीय मूल के जो सिपाही ब्रिटिश सेना में भर्ती होते थे उनके साथ वो दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे, दोस्ती जैसा माहौल रखते थे उनके साथ। और क्या करते थे, वे उनको मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे। मल्ल युद्ध जानते हो ना, कुश्ती लड़ना, मल्ल युद्ध करते थे। उनके साथ तलवारबाजी भी करते थे। भारतीय सैनिकों के साथ गोरे अफसर दोस्ताना अपने ताल्लुकात रखते हुए उनके साथ मल्ल युद्ध और तलवारबाजी करते थे, मौज मस्ती करते थे और शिकार पर जाते थे। उनसे बहुत सारे तो बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे। बहुत सारे अफसर तो ऐसे हो गए थे कि भारतीयों की भाषा भी उनने सीख ली थी, यहाँ तक कि रीति रिवाज व संस्कृति से वाकिफ थे। यानी 1820 के दशक की बात कर रहे हैं। उस समय उनमें अफसर की कड़क और अभिभावक का स्नेह दोनों निहित थे। अफसर की कड़क भी थी, कड़कपन ऐसे थे वो गोरे अफसर के भारतीय सैनिकों के प्रति कड़क स्वभाव भी था जो एक अफसर में होना चाहिए। और दूसरा अभिभावक का स्नेह, बड़े होने के नाते, बड़े पद पर होने के नाते अपने छोटे कर्मचारियों के प्रति अभिभावक की तरह स्नेह होना चाहिए, जो कि अंग्रेज अफसरों में था। 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी, अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा। अब तो 1840 का जब दशक आया तो अंग्रेजों के जो अफसर थे उनकी स्थिति बदलने लगी और अब वो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे कि हम श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा। वे सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे और भारतीय सिपाहियों को छोटी नस्ल का मानने लगे। आपकी नस्ल छोटी है। वे उनकी भावनाओं की जरा सी भी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौच और शारीरिक हिंसा सामान्य बात हो गई थी। यानी भारतीय सैनिकों को अब वो गाली दे करके नस्लीय गाली देते थे और उनके साथ शारीरिक हिंसा भी किया करते थे। सिपाहियों व अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया। जो पहले दोस्ताना रवैया था अब उनके बीच फासला बढ़ता गया। भरोसे की जगह संदेह ने ले ली। पहले अंग्रेज अफसरों को भारतीय सिपाहियों पर भरोसा हुआ करता था, अब भरोसे की जगह किसने ले ली? संदेह ने ले ली। चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना इसका एक बढ़िया उदाहरण है। जो चिकनाई युक्त कारतूस थे ये इसका बढ़िया उदाहरण है, क्योंकि इस घटना से अंग्रेजों को ये कहने में भी बहुत संकोच होता था कि इनसे चर्बी वाले कारतूस, इनमें चर्बी नहीं लगाई गई है गाय और सूअर की, लेकिन भारतीय सैनिकों को संदेह हो गया था। तो भरोसे की जगह किसने ले ली थी? संदेह ने। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। उत्तर भारत के सिपाही और गांव के लोगों के बीच गहरे संबंध हुआ करते थे। भारत के सिपाही यदि कोई गलती कर देते थे, किसी अफसर पर बंदूक तान देते थे या गोली चला देते थे, तो वहाँ के देहात के जो सिपाही किसान हुआ करते थे, जो जनमानस था, वो उन सिपाहियों के साथ हो जाया करता था। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों में से भर्ती होकर आए थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे। चूंकि बंगाल आर्मी अवध में आ चुकी थी
अवध का जब अधिग्रहण अंग्रेजों ने किया तो वो अपनी सेना साथ में लेके आए थे, उसका नाम था बंगाल आर्मी, और उसमें कुछ बहुत सारे किसान अवध क्षेत्र के ही थे जो ऊंची जाति या फिर ब्राह्मण थे। बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। बंगाल आर्मी में जो सेना हुआ करती थी वो अवध से ही उनको मिलती थी, और वो सेना कहाँ आ चुकी थी? अवध प्रांत में। अवध प्रांत के ही सैनिक बंगाल आर्मी में भर्ती हुए और बाद में वही आर्मी अवध में आ चुकी थी। ये बहुत बड़ी भूल थी उनकी। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे और उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे, वे जल्दी ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे। दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्लीय गाली गलौज के प्रति बढ़ता असंतोष गांव में भी प्रतिबिंबित होने लगा था। यानी सिपाहियों के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। सिपाहियों और ग्रामीणों जगत के बीच मौजूद इन संबंधों से जन विद्रोह के रूप रंग पर गहरा असर पड़ा। यानी गांव के लोगों के और सिपाहियों के जो संबंध थे, ये जन विद्रोह पर भी इसका असर पड़ा। चूंकि सिपाही भी अवध प्रांत के थे और विद्रोह भी अवध में होना था, तो गांव के लोग सिपाहियों के साथ उठ खड़े होते थे। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठाते थे, तो फौरन ही गांव में उनके भाई बिरादर भी उनके साथ आ जुटते थे। हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के सामूहिक कृत्य में शामिल हो रहे थे।